बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये कश्मीर जनरल नसीर की कहानी है। अब तो कश्मीर की जदोजहद आज़ादी अपने क्लाइमेक्स को पहुँच गई। मजीद स्टोरी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली स्टोरी मिल सके। उन्हें कॉटेज में शिफ्ट हुए चंद ही रोज हुए थे कि कर्नल के एक शिफ्तालू के दरख्त पर डाका पड़ा जो रात के वक्त आया था और उसकी आमद का किसी को पता नहीं चला था। कर्नल तो गुस्से में आपे से बाहर हो गया। उसे अपने शिफ्तालू के पेड़ बहुत अजीज थे, वो उन पर फख्र करता था। उसने अर्दली को हिदायत की कि अब वो बाग में ही सोए। चोर को पकड़ना उसकी जिम्मेदारी है। वो बहुत कठिन वक्त था। जाती लोग और भूखे बच्चे आए दिन बागों से हल तोड़ते और चुराते थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती थी कि फलों के जरिए उन्हें किसी और के हेजे के जरासीम लग सकते हैं। इस पर सितम ये कि कैंप के बेशुमार कैदी मौजूद थे जिनसे बिगाड़ ली जाती थी। कश्मीर में बिगाड़ का दस्तूर बहुत पुराना है। किसी भी मुसलमान को बागी कहकर पकड़ लिया जाता था और उससे मुशक्कत कराई जाती थी। ऐसे कैदी आए दिन फरार होते रहते थे। फौजियों को उनकी परवाह नहीं होती थी। एक कैदी फरार होता तो वो अपने लिए दो कैदियों का बंदोबस्त कर लेते थे। भागे हुए कैदी अपनी जरूरत के तहत खाना पीने की चीजें और बाजू का तो ज़ात तक चुरा लेते थे। कभी उनमें से कोई बदनसीब भारतीय गार्ड गोली का निशान भी बन जाता। ऐसे में लाश कई दिन तक खुली पड़ी रहती थी। किसी को हिम्मत न होती थी कि दफन कर दे। दोपहर के बाद अर्दली शिफ्तालू के दरख्त के लिए पानी का बंदोबस्त करने निकला। पानी की तलाश में दूर दराज सफर करना पड़ता क्योंकि बेशतर चश्मे सूख चुके थे। वो जो रह गए थे उनमें से भी कोई न कोई हर रोज खुश्क हो जाता था। यही वो वक्त था जब कर्नल की बीवी तनाह होती थी। उसका नाम लाजवंती था। दोपहर के वक्त उगते वक्त में दरख्तों के साए से बिटने लगते थे। धूप तेज हो जाती, दासी मुसलत हो जाती थी। उस वक्त लाजवंती बरामदे में बैठ सिलाई बुनाई करती थी या किताब लेकर बैठ जाती। वो खूबसूरत औरत थी। उम्र 26-27 के लगभग थी। वो पके हुए फल की तरफ कशिश थी। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में सर्द मोरी झलकती थी। शायद उसकी वजह यह थी कि वो औलाद से महरूम थी। फलदार दरख्त की तरह जो फल से महरूम हो। मैं तो समझता था कि उसके सीने में दिल ही नहीं। गंगाधर जी ने मुझे बताया, लेकिन मेरी बीवी कहती थी तुम गलती पर हो। बाद में मुझे खुद पता चल गया। अज़दवाजी जिंदगी खुशगवार नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। कर्नल अजीज सख्त मिजाज आदमी था। इस इजरात से उसमें कोई नाम की चीज ही नहीं थी। उस पर उम्र का फर्क, उसकी गुर्बत ने लाजवंती को वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। वो उस खुशी से वाकिफ ही नहीं थी जो किसी जवान औरत को किसी मोहब्बत देती थी, जो किसी जवान औरत को मोहब्बत देती है। वो अपने गांव की हसीन तरीन लड़की थी। गांव का हर जवान उसके कुर्ब की आरजू करता था। उसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी और फिर गाँव के स्कूल में पढ़ाने लगी थी। उसका कसूर बस ये था कि वो गरीब घराने की लड़की थी। कर्नल ने रिश्ता भेजा तो इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। फौजियों का वो रंडवा था। उसकी उम्र ज्यादा थी लेकिन वो फौजी भी था। वो साहिब जिदात भी। लाजवंती उससे शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन उसकी मर्जी की कोई अहमियत नहीं थी। फिर गुर्बत का जायका वो खूब चख चुकी थी। उसने सोचा चलो कुछ नहीं, गुर्बत से निजात और खुशहाली तो मैसर आएगी। इब्तिदा में तो बच्चों की आस लगाए बैठी रही, मगर 4 साल बाद उसने इस हकीकत को कबूल कर लिया। उसने तस्लीम कर लिया कि ये बेरस और खुशी से मरूम जिंदगी मुकद्दर है जिसके लिए उसने अपनी जवानी हुस्न का सौदा किया। दिन के बेशतर हिस्से में उसके लिए तनाही थी। वो बेवक्ती नकाबिल हजार बोझ तले दबी कराती रहती थी। दिल बहाने वो वक्त गुजारने के लिए उसके पास किताबों या शोर की लाई हुई खबरों के सिवा कुछ नहीं था। किस्सा मुख्तसर कि वो एक बंजर जिंदगी गुजार रही थी। कर्नल अजीत हमेशा उसे बुरी खबर सुनाता था लेकिन उन खबरों से लाजवंती को सुकून मिलता था। मरहूम लोगों में ये जान पाया जाता है कि दूसरों दुख और परेशानी उनके लिए खुशी का बायस होती है। वो सोचते हैं हम खुश नहीं तो कोई क्यों खुश हो। जमीन पर शाह बलूद का साया परचम की तरह लहरा रहा था। लाजवंती बरामदे में कुर्सी डाले बैठी थी। कर्नल अजीत को गए हुए कुछ ही देर हुई थी। जमुना जा चुकी थी। अर्दली पानी की तलाश में गया हुआ था। हवा में तंदी थी। बगीचे की तरफ से एक झिंगर की आवाज आ रही थी जो शाम की आमद का ऐलान कर रहा था। अचानक लाजवंती को घंटी की आवाज सुनाई दी। उसका मतलब था कि कोई चोर बाग में घुसा है। लाजवंती को अक्सर ये ख्याल आता था कि अगर कोई चोर इन औकात में बाग में घुसा है जब वो अकेली होती है तो वो क्या करेगी, लेकिन वो आसानी से खौफजदा होने वाली नहीं थी। और फिर कटारी के कैंप कमांडेंट के घर में दिन दहाड़े घुसने की हिम्मत कौन कर सकता था। एक हफ्ते पहले कुछ लड़के बाग में घुस आए थे। उसने उन्हें खूब डांट पिलाई। यही नहीं, उसने पड़ोस में रहने वाले स्कूल मास्टर को भी बुला लिया था। स्कूल मास्टर गंगाधर गांव का वाहिद आदमी था जिसके कर्नल से खुशगवार ताल्लुकात थे।
گھنٹی کی آواز سننے کے بعد لاجونتی نے بڑی قائلی سے اپنے سلیپر قریب کھسکائے اور انہیں پہن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ باغ کی طرف چل دی لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ شاخوں پر لدے ہوئے سرخ شفتالو دھوپ میں چمک رہے تھے، بیلوں کے پتے سنہرے لگ رہے تھے۔ اس نے سوچا کوئی کتا باڑ میں گھس گیا ہے۔ بھوکے کتے بہت پریشان کرتے تھے، کتے کو باہر نکلنا ضروری تھا۔ یہ سوچ کر وہ باغ والے راستے پر وہ اندر طرف چل دی۔ ہوا اسے بہت گرم لگ رہی تھی، سلیپر کے باوجود اسے اپنے پیر زمین کی گرمی کی وجہ سے جلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، لیکن اسے کہیں کوئی کتا نظر نہیں آیا۔ شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کے سوا وہاں سناٹا تھا۔ ہش بش دفع ہو جا، کتے احتیاط سے چلائی۔ اسکول ماسٹر گنگا دھار نے بھی گھنٹی کی آواز سن لی تھی۔ وہ اس کا باغ کرنل کے باغ کے سامنے ہی تھا۔ وہ باہر نکل آیا، جانتا تھا اس وقت لاجونتی گھر پر اکیلے ہی ہے۔ اس نے سوچا ممکن ہے اسے مدد کی ضرورت ہو۔ گنگا دھار کو لاجونتی باغ میں جانے والے راستے پر آگے بڑھتی نظر آئی۔ کبھی کبھی وہ بیلوں کو ہٹا کر جھانکتی تھی اور باریک ریشمی کپڑوں کے انگوری رنگ کی ساڑی باندھے ہوئے تھی۔ بلاؤز جامنی رنگ کا تھا، دھوپ اس کے بالوں میں چمک رہی تھی۔ وہ کچھ بے چین بلکہ متوش نظر آ رہی تھی۔ وہ شفتالو کے درخت کے قریب پہنچی تو اچانک اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ گنگا دھار ڈر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں سانپ بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ کرنل کی بیوی نے کوئی سانپ دیکھ لیا ہے، مگر فوراً ہی اس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ باہر نکلو، لاجونتی چلائی، فوراً باہر نکلو۔ گنگا دھار بھی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ گنگا دھار دونوں حیران کھڑے تھے۔ بیلوں میں چھپا ہوا جوان آدمی باہر نکل آیا تھا اور ان کے سامنے سر اور نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے کپڑوں میں پیوند لگے تھے۔ وہ یقینی طور پر کیمپ کے قیدیوں میں تھا جن سے بگاڑ لی جاتی تھی۔ وہ کثرتی جسم کا مالک تھا، چہرے کی رنگت جھلسی ہوئی تھی، وہ سیاہ گھنگرالے بال تھے، مدت سے انہیں تراشا نہیں گیا تھا۔ سب سے برا حال اس کے پیروں کا تھا، وہ جوتوں سے محروم تھا۔ اس کے پیر گرد سے اٹے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور بےحد روشن تھیں۔ اسے ایک نظر دیکھ کر یہ احساس ہو گیا تھا وہ بھوکا ہے۔ پھر اس نے نظریں اٹھائیں اور لاجونتی کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد وہ اسے یوں دیکھتا رہا جیسے اس کے چہرے سے نظر اٹھانا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ لاجونتی کچھ خوفزدہ لگ رہی تھی۔ آخرکار وہ سخت لہجے میں بولی، تمہیں جرأت کیسی ہوئی یہاں گھسنے کی؟ میں شرمندہ ہوں، بھوک نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ نوجوان کی آواز بہت نرم تھی اور لہجہ پرسکون۔ اسے شاید احساس ہی نہیں تھا کہ اس نے خود کو کیسے خطرے سے دوچار کر لیا تھا۔ بات کرتے ہوئے وہ مسکرایا تھا، اس کے سفید چمکدار دانت نمایاں ہو گئے تھے۔ مسکراتے ہوئے وہ اور کم عمر لگا۔ لاجونتی نے شک آمیز نگاہوں سے گنگا دھار کو دیکھا، پھر وہ نوجوان سے بولا، اگر تم نے مجھ سے پھل مانگ لیے ہوتے تو میں دے دیتی۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس نے یہ شخص اسے جانتا تک نہیں۔ ایسے میں وہ اس کے پاس آ کر درخواست کرتا کہ مجھے اپنے باغ سے کچھ پھل توڑ کر دے دو، بلکہ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ اردلی موجود نہیں تھا۔ اردلی موجود ہوتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔